जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे आग्रह होगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। तो मैं आगे बढ़ूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भाजपा के मुकाबले विपक्ष को एकजुट करने की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुहिम को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ना के बाद वैसे तो बहुतेरे सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे जल्दबाजी में निष्कर्ष जो निकाला गया है वह यह है कि नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार को एका के प्रयास के अंजाम का संकेत दे दिया है। नीतीश से मुलाकात के दूसरे दिन नवीन पटनायक भारत की राजधानी दिल्ली में थे और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया से स्पष्ट किया कि वे भाजपा के खिलाफ एका की किसी मुहिम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने खास तौर से तीसरे मोर्चे की बात की। उन्होंने कहा कि वे अपनी राह चलेंगे, यानी लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि नवीन पटनायक की ना की वजह आखिर है क्या। तो नवीन पटनायक अपने पिता बीजू पटनायक की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं और अपने कूट कौशल से विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा भी रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर उन्होंने अकेले अपनी राजनीति बढ़ाने का स्टैंड लिया है तो इसकी परिपक्वता पर सवाल भी उठाना ठीक नहीं है। नवीन पटनायक भारत की राजनीति में बड़े छतरपों में एक हैं। वैचारिक मजबूरी की तुलना में राजनीतिक सुविधा का आकर्षण उन्हें सफल राजनेताओं की कतार में खड़ा भी करता है। नवीन पटनायक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे रिश्ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव समेत कई मौक़ों पर वह एनडीए का समर्थन कर चुके हैं। बीजेपी ने जब 1990 में पर्याप्त संख्या नहीं होने के बावजूद अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा में उतारा था तो उसे भी बीजेडी का समर्थन मिला था। बीजेडी यानी बीजू जनता दल, जो नवीन पटनायक की पार्टी है। फिलहाल पटनायक का झुकाव न तो बीजेपी की तरफ है और न कांग्रेस की तरफ। तो आप देखेंगे कि नवीन पटनायक की राजनीति जो है वह राज्य केंद्रित मानी जाती है। वे देश के सियासी मुद्दों से अक्सर दूर रहते हैं। वे मुद्दों के आधार पर ही हमेशा एनडीए और कांग्रेस को समर्थन देते आए हैं। अब ज़रा इस तथ्य पर गौर करें कि पटनायक की सदारत वाली बीजू जनता दल का गठन उस समय हुआ था जब भाजपा तटीय राज्य उड़ीसा में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। भाजपा की यह समझ थी कि पैर जमाने का काम केवल एक क्षेत्रीय साझेदार के साथ गठबंधन करके ही किया जाता है। तो आप देखेंगे कि यह समझदारी भाजपा की देश स्तर पर थी और बिहार में भी नीतीश कुमार सरीखे लोगों को भाजपा ने साथ लिया था और फिर साथ लेकर ही भाजपा बिहार में भी मजबूत पैठ बनाने में सफल हुई। और कालक्रम में देखेंगे कि नीतीश कुमार कभी साथ आए कभी दूर रहे, लेकिन भाजपा उन्हें साथ रखने का लोभ नहीं छोड़ पाई। तो क्षेत्रीय सहयोगी बीजद बना जो जनता दल से अलग हुए गुट से बना था और जिसका नेतृत्व उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी नहीं सॉरी बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक कर रहे थे। अब आज की तारीख में यह विडंबना ही है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजद 2004 से लगातार नेतृत्व करने के लिए तैयार है और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा की ही है। तो अब ज़रा इस तस्वीर पर भी नज़र डालिए कि पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो पाएंगे कि 2014 की तुलना में भाजपा बीजद को बड़ा झटका देने में सफल रही थी। यह 2019 की बात है। कुल 21 लोकसभा सीट में बीजद 12, बीजेपी 8 और कांग्रेस 1 पर 2019 में कब्जा जमाने में कामयाब रही थी, जबकि 2014 में आप देखेंगे तो बीजद का 20 सीटों पर कब्जा था और भाजपा के हिस्से में मात्र 1 सीट थी। वही सीट जिस पर जुएल उरांव जीते थे और भाजपा ने उन्हें
केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर उड़ीसा को साधने की बहुत रणनीति बनाई थी और उसकी रणनीति 2019 में कामयाब भी हुई थी। तो एक छोटे से क्षेत्रीय दल से बीजद ने पिछले 25 वर्षों में एक लंबा सफ़र तय किया है। यह संभवतः एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है जिसने दिसंबर 1997 में गठन के बाद से एक भी चुनाव नहीं हारी है। बीजद का गठन 1997 में जनता दल के टूटे हुए गुट के नेताओं के साथ हुआ था। बीजेडी वास्तव में जनता दल के विभाजन के बाद राज्य में बीजेपी के पैंतरेबाजी से ही उभरी। नवीन पटनायक पहले से ही सांसद थे जिन्होंने 1997 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अस्का लोकसभा सीट से जनता दल के टिकट पर अपना पहला उपचुनाव जीता था। इसके तुरंत बाद केंद्र में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिर गई जब कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। जनता दल में विभाजन हुआ और भाजपा को वहाँ इसके साथ ही एक बड़ा अवसर आया। तो कालक्रम में अब कुछ इस तथ्य को भी आप देखिए तो कुछ समझने में आसानी हो जाएगी कि नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक भाजपा को साइन बोर्ड पार्टी कहा करते थे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे नेताओं से उनके बहुत मधुर संबंध थे, फिर भी भाजपा के साथ गठबंधन के खिलाफ थे। उनकी मृत्यु और जनता दल के विभाजन के बाद भाजपा नेता प्रमोद महाजन ने पहल की। वही प्रमोद महाजन जो अटल बिहारी वाजपेयी के हनुमान माने जाते थे। जनता दल में तोड़फोड़ की कोशिश कामयाब हुई और उड़ीसा जनता दल के एक बड़े वर्ग ने भाजपा के साथ जाने का फैसला लिया। उड़ीसा में जनता दल की मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस थी। उस समय उनके लिए वैचारिक मजबूरी की तुलना में राजनीतिक सुविधा अधिक आकर्षक थी। उड़ीसा में कांग्रेस सत्ता में थी और वे उसे हराना चाहते थे। इसके बाद बीजू पटनायक के पुराने वफादार दिलीप रे और अन्य जनता दल के नेताओं के साथ नवीन पटनायक ने हाथ मिला लिया और बीजद का गठन किया। इस तरह वे साथ आए और भाजपा और बीजद सफल हुए। 10 साथ मिलकर सरकार चलाई। तो यह भाजपा के निहित स्वार्थ और स्वार्थ की वजह से नवीन पटनायक से भाजपा की दोस्ती और फिर बीजू पटनायक का निर्बाध सफ़र। और आज की तारीख में देखेंगे कि जब बीजद का गठन हुआ तब नवीन पटनायक राजनीति में नए थे। जनता दल के पूर्व नेताओं जो उनके पिता के करीबी थे, उनकी सहायता से उन्होंने पार्टी को बढ़ाया और अपने लाभ के लिए स्थिति को कैसे बदलना है यह भी सीखा। पटनायक ने सरकार बनाने के बाद चालाकी से बीजेपी को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और आखिरकार 2009 में भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया। इस तथ्य को एक चतुर सुजान नेता की तरह नज़रअंदाज किया कि भाजपा ही थी जिसने जनता दल के विभाजन और एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बीजद के गठन की सुविधा प्रदान की ताकि ये गठबंधन बना सके और संसदीय चुनाव लड़ सके। इसकी तैयारी 2004 से ही शुरू हो गई थी। बीजद ने खुद को 1996-97 की सत्ता विरोधी पार्टी से बदलकर स्थापना पार्टी बना लिया है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजू पटनायक के बाद आप नवीन पटनायक की राजनीति को देखेंगे तो भाजपा द्वारा पेश किए गए जो खतरे हैं वो कम नहीं हैं और नवीन पटनायक इसे बखूबी समझते भी हैं। नवीन 76 साल के हो चुके हैं और इस वक्त जो धामनगर उपचुनाव हुआ उसमें बीजेपी के हाथों जो उनकी पार्टी की हार हुई है वह कहीं न कहीं खतरे की घंटी तो है ही। ऐसे में उन्हें आत्ममुक्ता की स्थिति से बाहर भी निकलना है और वह उनकी मजबूरी है। तो भाजपा का डर स्वाभाविक है। तो नवीन पटनायक 2024 के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं और पटनायक एक विशिष्ट राजनेता के विपरीत हैं। वह कभी दूसरों पर आरोप नहीं लगाते, वह कभी कठोर प्रतिकार भी नहीं करते हैं। वह हमेशा लोगों के साथ
तालमेल अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वह टकराव या समझौते में विश्वास नहीं करते, लेकिन जहां राज्य के हित की बात है वह समझौता करने वाले अंतिम व्यक्ति हैं। तो लगता है कि अब यह समझने में परेशानी नहीं होगी कि क्यों नवीन एकला चलो की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। लोकसभा 2019 का परिणाम और उसमें भाजपा को मिली अप्रत्याशित बढ़त, 8 सीटें गंवाने का दर्द, और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना बेहतर प्रदर्शन, और फिर उसके तुरंत बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सत्ता में बने रहने की जो कवायद है, और उस कवायद में कहीं ना कहीं जो भाजपा बड़ी बाधा दिख रही है, वही बाधा नवीन पटनायक को भाजपा से डरा रहा है। और यही डर जो है वह कहीं ना कहीं इस स्टैंड में सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे किसी तीसरे मोर्चे के साथ जाने की तैयारी में नहीं हैं। वे नीतीश से एक दोस्त की तरह मिले थे, उनसे पुरानी दोस्ती है और उन्होंने उनका स्वागत किया। वे आगामी चुनाव अपने बूते लड़ेंगे और सफल भी रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक का इंतज़ार करें। नमस्कार।